हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर से 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो चैप्टर फर्स्ट का अपना जो लेक्चर चल रहा है उसका आज सेकंड पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जो पढ़ा के आया हूं वो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था मैंने कि संसाधन की परिभाषा और संसाधन का वर्गीकरण, ये दो इस चैप्टर से पहले वीडियो में ले लिए गए थे। बाकी के अब जो इसमें क्या क्या पढ़ना अपन को, संधारणीय विकास पढ़ना है बच्चों, एजेंडा 2021 पढ़ना है, भारत में संसाधन नियोजन पढ़ना है, संसाधन के संरक्षण का अर्थ, मृदा संसाधन और मृदा अपरदन संरक्षण, ये इस वाले वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो हैं उनके अपने बहुत अच्छे क्या कहना चाहिए लोगों की प्रतिक्रिया आ रहे हैं। कुछ टाइम भी होगा तो बच्चों के फ़ोन भी आए, सर टाइम हो गया, कोई व्यक्तिगत कारण रहे जिस कारण में इसमें पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में अंतर हो गया। लेकिन अब शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कहाँ से, संधारणीय विकास से। यहाँ से इस वीडियो की प्यारे बच्चों शुरुआत है। अगर कोई नए बच्चे जुड़े तो मेरा पहला पार्ट आप देखकर इससे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जो आज पढ़ना है वो संसाधनों का विकास। तो संसाधन के बारे में बच्चों में आपको बता चुका था, वे साधन जो मनुष्य की कठिनाइयों का निवारण करने में सहायक होते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्राकृतिक देन नहीं है। संसाधन मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, तकनीक से संसाधनों का निर्माण करते हैं। इसलिए उस पर आप ज़्यादा जाएंगे तो फिर ये वीडियो वैसे ही इसमें टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अतः सीधा बच्चों को बात करते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। क्या होता है बच्चों कि हमने संसाधन को क्या मान लिया है, प्राकृतिक देन है, तो हम उसका अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, और इससे निकट भविष्य में संसाधनों के क्या कहते हैं खत्म होने का ज्यादा खतरा बढ़ गया है। क्योंकि संसाधन एक सीमित मात्रा में जमीन के अंदर हैं और संसाधन का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया इसमें आज तो हो नहीं रहा। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले वाटर लेवल जल का देख लेते हैं। दिनों दिन आप हर जगह, चाहे कोई गांव हो, शहर हो, दिनों दिन जमीन में वाटर लेवल डाउन होता चला जा रहा है, नीचे बहुत नीचे चला जा रहा है। जहाँ 100 फुट पे पानी मिल रहा था आज वो 500, 600, 700 तक पहुँच गया है। उसके नीचे उसका रीजन ही है, कारण ये है कि हम उसका अविवेकपूर्ण रूप से विदोहन कर रहे हैं। हमें एक बाल्टी की आवश्यकता होती है, हम बटन दबा देते हैं और उससे कई बाल्टियां पानी फैलता रहता है। पहले ट्यूबवेल हर जगह नहीं होते थे, पहले हर जगह कुएं से पानी भरा जाता था, तो लोगों को जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही पानी निकालते थे। आजकल तो बटन दबाया, मोटर चलने लगी, तो हम ये जो हो रहा है, हम संसाधन का दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं उपयोग की जगह। प्यारे बच्चों, इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले संसाधन का ह्रास हो रहा है। व्यक्तियों के लालच ने संसाधन का ह्रास कर दिया। अब जैसे इसमें एक बड़ा कारण ये भी है बच्चों कि अगर हम कहीं ज्यादा पैदल भी चल सकते हैं तो हमें पैदल नहीं चलते, हम क्या करने लगते हैं, हम जरा सी दूर चलना है, मोटरसाइकिल, कार, इधर भी संसाधन है, उनका भी ह्रास हो रहा है। तो हमें संसाधन का थोड़ा विवेकपूर्ण और ऐसा प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर जाएं, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, है ना। तो संसाधनों का क्या हो रहा है, केंद्रीकरण। संसाधन पर समाज के कुछ लोगों का नियंत्रण स्थापित हो गया है, जिससे समाज में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में एक भेद या खाई या कहते हैं बीच में बट गया है। दूसरा, वैश्विक परिस्थिति संसाधन में अधिक उपयोग से वैश्विक परिस्थिति संकट भी पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय ताप, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं बच्चों, हमारे अत्यधिक
ताप का प्रयोग करने से, गैसों का प्रयोग करने से, रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, इससे तापीय ऊर्जा निकल रही है। और उस तापीय ऊर्जा से क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के गैसों के बढ़ते मिश्रण से, है ना, क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दूसरा, ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन हमारे ऊपर एक गैसीय आवरण है, पृथ्वी सतह से ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, वैसे तो कहीं कहीं 40 से भी लिखा है तो आप इसको 40 भी कर सकते हैं, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन गैस है, एक गैस का आवरण है। और वो आवरण हमारे लिए जीवन देने का काम करता है। एक तरीके से देखा जाए, सूर्य का जो हानिकारक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो अगर सीधी आ जाएंगे तो हमारे अंदर कैंसर, फोड़े, फुंसी, त्वचा के रोग, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन ऐसी चीज़ों को वो जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनको शोषित कर लेता है और अच्छी ऊर्जा को नीचे पहुंचा देता है। लेकिन अत्यधिक प्रदूषण के कारण अंटार्कटिका के ऊपर एक उसमें छिद्र देखा गया, ये भी एक चिंता का विषय हो गया। इसकी खोज 1913 में, जो आपको बहुत ज्यादा याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज 1913 में भौतिक विद्वान फेब्री चार्ल्स एवं हेनरी बुसेन ने की थी। किसकी? ओजोन परत की। ओजोन परत एक एक गैसीय आवरण है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा रहा है या हमारी रक्षा कर रहा है। इसके बाद जो अगला आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, जो कि बहुत ज्यादा फैल रहा है। आपको पता है हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारे क्या कहते हैं व्हीकल्स हैं, है ना, इस प्रकार से हम पर्यावरण का हम क्या कहते हैं, आपको बताऊं तो हम पृथ्वी में जल प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, भू प्रदूषण कर रहे हैं, इस ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। इससे हमें हर तरीके से खतरा उत्पन्न हो रहा है। वायु प्रदूषण में विषैली गैसें हमारे अंदर जा रही हैं, टीबी, खांसी जैसी बीमारी हो रही हैं। भूमि प्रदूषण, जो उद्योग धंधे हैं वो केमिकल्स को जमीन में डाल दे रहे हैं, उससे भूमि का प्रदूषण हो रहा है। तो ये प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। और भूमि का निम्नीकरण, इससे क्या हो रहा है, इससे भूमि कमजोर हो जा रही है। अब अगला जो पॉइंट है बच्चों, वो है सतत पोषणीय विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आप जरा इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सतत पोषणीय विकास है क्या। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को, जिससे कोई क्षति नहीं हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। हम ऐसी चीजें न करें कि जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो संसाधन भी नहीं बचे और इतना प्रदूषण वगैरह हो जाए जिससे पृथ्वी को हानि हो जाए। तो हमें एक संतुलित प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये एक सतत पोषणीय विकास है। इसी चीज को लेकर रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ संसाधनों के सतत पोषणीय विकास के लेकर। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। भाई बच्चों, आपके लिए एक नंबर का एक प्रश्न तैयार हो रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। किस सन में हुआ? 1992 में हुआ। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील का शहर है। कितने राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया? 100 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। क्या हुआ इसमें? इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? किन उद्देश्यों को लेकर यह सम्मेलन प्यारे बच्चों किया गया, उसके उद्देश्य यहां देखेंगे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एजेंडा 21 जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आप इसको जरूर याद कर लें। मुझे पूरी संभावना लग रही है इसकी इस वर्ष के एग्जाम में आने की। एजेंडा 21 के अंतर्गत समान हितों
पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। ये एजेंडा 21 रियो में निर्धारित किया गया था कि हमें गरीबों का भी हित देखना है और पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचाना है। ये है एजेंडा 21 बच्चों। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेंगे। ये कभी आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं, उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा यानी लोकल स्तर पर प्यारे बच्चों एक एजेंडा तैयार किया जाएगा संरक्षण और पर्यावरण के विकास के ऊपर। अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है संसाधन नियोजन। नियोजन दो शब्द हैं। संसाधन तो आप पढ़े चुके हैं, वे साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं का निवारण करने में सहायक होते हैं, संसाधन होते हैं। नियोजन से क्या आशय है? नियोजन से आशय बच्चों, नियोजन एक निश्चित समय अवधि में किसी उद्देश्य के लिए लेकर हम जो योजनाएं बनाते हैं उसको हम नियोजन कहते हैं। जैसे भारत में विकास को लेकर स्वतंत्रता के बाद से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी, 5 वर्ष का खाका तैयार किया जा रहा था विकास के लिए। इस पर हम जब आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आएगा उस पर चर्चा करेंगे। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, क्योंकि हम विकास करें तो कैसे करें, इसका पीछे जो उभरते देश हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं हैं, जो अभी अभी गुलामी से आज़ाद हुए थे, उनमें जो भारत देश था बच्चों, ऐसे देशों ने एक नियोजन की नीति को अपनाया। हम विकास किस तरह करेंगे? कभी हम इस बिंदु को उठा लें, कभी हम इस सेक्टर में चले गए, कभी हम उस सेक्टर में चले गए, कभी हम कृषि पर ध्यान दे दिया, कभी उद्योग पर ध्यान दे दिया, कभी रक्षा पर ध्यान दे दिया। तो वो एक व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम एक दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। तो नियोजन से क्या होता है कि हम पहले से अपने क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं, विकास क्या क्या करना है ये तय कर लेते हैं, कितनी राशि खर्च करना है, कितनी राशि कहाँ से आएगी, ये जो सारा चीज है बच्चों ये नियोजन में आ जाता है। तो नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। संसाधनों की भारत में विविधता के कारण, संसाधन की भारत में विविधता के कारण ही संसाधन नियोजन और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आशय यह है बच्चों कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो संसाधन की दृष्टि से बहुत रिच हैं, बहुत धनवान हैं, या वहाँ संसाधन भरपूर मात्रा में हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ संसाधन हैं और कुछ राज्यों में ना के बराबर हैं। तो ये यहाँ पर हमें इस पर ध्यान देके आगे की रणनीति बनाना है। ये संसाधन नियोजन है बच्चों। हमारे यहाँ कई प्रदेश संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, जो मैंने कहा भी रिच हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये जो राज्य हैं बच्चों ये संसाधनों की दृष्टि से बहुत रिच हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा भी यहाँ हम नाम ले सकते थे, उड़ीसा भी बहुत रिच है। झारखंड तो बहुत अधिक रिच है। झारखंड का आपने नाम सुना हो, एक छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर भारत के कुल संसाधन का 40% मिलता है उसी जगह से। फिर क्या हो रहा है आगे? तो वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य संसाधनों की कमी के कारण जूझ रहे हैं, जैसे लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बनाया गया, कुछ एक दो वर्ष पहले। वहां पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है बच्चों। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि कहां अधिक है कहां नहीं है। तो वहां एक स्टेट में, एक देश में हम इस प्रकार की योजनाएं बनाएं कि उस संसाधन का सभी को लाभ प्राप्त हो और संसाधन का समुचित उपयोग हो सके वैज्ञानिक ढंग से। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन क्या है बच्चों? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 3 सोपान हैं, 3 स्टेप, सीढ़ियां। कौन कौन से? नंबर 1, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना।
कि कहां पर कौन से संसाधन हैं, पहले पहचान करो और कौन कौन से हैं। नंबर 2, संसाधन विकास की योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कौशल, स्किल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय स्तर पर जो संसाधन के लिए योजनाएं चल रही हैं, वे दोनों योजनाएं मिलकर काम करेंगी, ये समन्वय स्थापित करना। ये तीसरा पॉइंट है काय का, संसाधन नियोजन के लिए। अब अगला देखें बच्चों, स्वाधीनता के भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। जो मैंने आपसे कहा कि पंचवर्षीय योजनाएं मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में वो पढ़ाऊंगा। भारत के सतत विकास के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया था, जिस योजना आयोग के गठन का काम यही था कि भारत में 5 वर्ष के लिए ऐसी योजनाएं बनाना जिससे भारत का विकास तीव्रता के साथ हो सके, एक सामूहिक प्रयास से हो सके। और उसका एक अध्यक्ष होता था, वो भारत का प्रधानमंत्री होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, है ना। और इसका जो गठन हुआ था वो अप्रैल 1950 में किया गया था, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि अभी हमने बटन दबा दिया, पानी बहता चला जा रहा है। हम किसी शहर में जाते हैं, बत्ती आ जाती है, लाल बत्ती पर खड़े हो गए, हमारा व्हीकल चालू ही रहता है, जबकि बत्ती हम देख रहे हैं उसमें सेकंड चल रहे हैं, कभी 30 सेकंड के लिए, कोई 60 सेकंड के लिए, कोई 90 सेकंड के लिए बंद हो जाती है। तो हमें अगर 30 सेकंड से अधिक हमारी व्हीकल खड़ा है तो हमें बंद कर देना चाहिए। घर के बाहर निकलना है, लाइट बंद कर देना चाहिए। गैस जल रही है, जितना उपयोग हो उतना ही हम जलाएं, तो हम संसाधन का न केवल समुचित उपयोग करेंगे वरन हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित संरक्षित करके जाएंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है। विकास की अंधी दौड़ एवं संसाधनों के अविवेकपूर्ण विद्योहन से के कारण वर्तमान समय में संसाधन के संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगर संसाधनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे सामने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर हमने संसाधन का बहुत तेजी से उपयोग किया, संसाधन खत्म हो जाएंगे, हम उसका सब्स्टिट्यूट तब तक ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो संसाधनों का उपयोग करने के से पहले हमें उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढना होगा। इस तरह से हम उसका उपयोग करते जाएं, वरना आग हम विकास की अंधी दौड़ में इस कदर संसाधनों का विद्रोहन कर लेंगे कि हम फिर संसाधन विहीन भी हो सकते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मृदा संसाधन, मृदा भी एक संसाधन है। मृदा मतलब मिट्टी। मृदा का मानव जीवन में बहुत महत्व है बच्चों। मिट्टी के बिना तो मिट्टी और पानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं वाली संसाधन है, मिट्टी के बिना किसान खेती नहीं कर पाएगा। जब किसान खेती नहीं करेगा, उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं आएगा, हम रहेंगे कहाँ, मकान कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार से मृदा हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण और एक हमारी मूल आवश्यकता वाला संसाधन है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। हमारा जीवन का आधार है मृदा। अब मृदा संसाधन में और क्या है? मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, ऊंचा नीचा जो क्षेत्र है वो, जनक सेल, पवन, हिम नदी और अपघटन जो क्रियाएं हैं वो मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का प्रकार, कितनी प्रकार की होती है मृदा बच्चों? आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मृदाएं कैसे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत कठिन विषय है, नहीं है ये वाला टॉपिक। इस पर आपको दिक्कत हो रही हो, आप मेरे साथ समझें, सामने बुक रख लें, पेन ले लें, जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है उसको नोट करते चलें। जैसे मैंने ओजोन परत के बारे में पढ़ाया, ओजोन परत की खोज किसने की, ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट करते चलेंगे बच्चों। सबसे पहले जो मृदा है, नंबर 1 अपन अगर कह लें तो वो है जलोढ़, मिट्टी। मृदा या
मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी। सबसे पहले जलोढ़। जलोढ़ को अगर अपन बहुत सरल भाषा में समझें तो जलोढ़ मतलब जल के साथ लुढ़क लुढ़क कर, जलोढ़क, जलोढ़क से वो जलोढ़ बनी है। मृदा विस्तृत रूप से, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों तंत्रों से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बनी है। भारत में 3 नदी तंत्र हैं, गंगा का नदी तंत्र, सिंधु का नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र। इन नदी तंत्रों के आपस में ही जो इनका कछारी क्षेत्र है उसमें ही ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दोनों नदियों के बीच का। ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है बच्चों, क्योंकि हर साल अपने साथ ये नई मिट्टी लाके छोड़ जाती है किनारों पर, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये मिट्टी है अधिक। गंगा यमुना के दोआब हों, चाहे आपका सिंध का हो, पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र हो, आप देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत अधिक उर्वरक है, बहुत अच्छी फसलें होती हैं। जब बहुत अच्छी फसल होती है तो उद्योग केंद्र भी इनके आसपास हैं, शहरीकरण भी इधर बहुत अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, इसका एक बड़ा रीजन है। अब क्या है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर कहां पाई जाती है? ये पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक बांगर और एक खादर। जिसमें कंकड़ अधिक मात्रा में होते हैं वो बांगर होती हैं, जिसमें कंकड़ कम मात्रा में होती है वो बेटे खादर होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, मैंने बताया ना जैसा कि आपके, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है और इसमें जो है वो पोटास है, फास्फोरस है एवं चूना होता है बच्चों। गेहूं, चावल, गन्ना फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, कंद फसलों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। ये कंद फसलें मतलब जमीन के अंदर जो गड़ी रहती हैं, जैसे आपका आलू है, शलजम है, चुकंदर है, मूंगफली है, ये सारी के सारे इसमें शामिल हो जाती हैं। उपजाऊ होने के साथ साथ जो उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि होती है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ कृषि अधिक होती है और कृषि से उद्योगों का कच्चा माल मिलता है, पानी की उपलब्धता है, तो इधर इनके आसपास बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हैं। दूसरा काली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। काली मिट्टी क्या है? इस मृदा को काली, रेगर या कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। इस मृदा में नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसको चीका भी कहते हैं। जब ये शुष्क मौसम हो जाता है तो आपस में चटक भी जाती है, अतः इसको चटकने के कारण स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न बच्चों आ जाता है, आप पेन लेके, वैसे मैं अभी शायद इसमें मैंने लिखा होगा, इतने पेन लेके आप नोट कर लीजिए कि इसको काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जुताई से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो ये अपने आप चटक जाती है, तो इसमें स्वतः ऑक्सीजन पहुंच जाती है। दूसरा, इसमें बहुत महीन कण होते हैं तो चिकनी भी होती है। चिकनी होती है तो उसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत देर तक पानी ठहर सकता है। मध्य प्रदेश में इसमें कपास बहुत अधिक होती है। जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र है बच्चों, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ ये काला सफेद सोना बोलते हैं जिसको, सफेद सोना यानी कपास बहुत अधिक पैदा होता है। ये इस मिट्टी की बहुत अच्छी विशेषता है। इसमें कंद वाली फसलें जैसे मैंने बताया था उसमें होती हैं, इसमें नहीं हो सकती उतनी अधिक, क्योंकि ये कठोर रहती है, तो कंदों का विकास जमीन के अंदर होगा, वो बहुत अधिक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। काली में बहुत महीन कण होते हैं, मैंने बताया आपको। इसके अलावा यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। गर्म व शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आएगा लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी जो कहां पाई जाती है, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत में जो है वहां ये रवेदार आग्नेय चट्टानों से कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है, बनी है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में पाई जाती है। इस मृदा का रंग जो लाल होता है, क्योंकि लोहे की मात्रा इसमें रहती है, इसलिए ये मृदा लाल रंग की होती है बच्चों, है ना। यह मृदा लाल रंग के रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है इसका लाल रंग। इसका कहीं कहीं हमें पीला रंग भी देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर इसका रंग लाल रंग ही होता है। और लाल रंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लाल रंग इसलिए होता है कि इसका दूसरा लेटराइट क्या है, इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मृदा अधिकतर महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में पर्णपाती सदाबहार वन मिलते हैं। तमिलनाडु में चाय का कॉफी की खेती, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में काजू की खेती यहाँ पर होती है बच्चों। अब इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। यह मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। लवड़ मतलब इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। मरुस्थली तो आपको इससे समझ में आ जाएगा बच्चों कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो कहां पाई जाएगी, मरुस्थलीय रेगिस्तान में पाई जाएगी। कहीं कहीं यहाँ झीलों से नमक भी बनाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया इसमें लवण है, तो स्वाभाविक बात है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को प्यारे बच्चों मिला हुआ है। अब जो आखिरी है वो है मृदा अपरदन व संरक्षण। मृदा अपरदन से आशा है बच्चों कटाव, भूमि कटाव। भूमि कटाव क्या है? मृदा अपरदन अतिचारण, अधिक चराई होती है जहां पर, पहाड़ी ढालू जमीन, इन सारे क्षेत्रों में मृदा का कटाव बहुत तेजी से होता है। और इस कटाव का सबसे बड़ा जो कारक है, जो कारण है बच्चों, क्या इसका दुष्परिणाम क्या है? इससे उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मानवीय क्रियाओं जैसे अति पशुचारण, वन उन्मूलन, वनों को काटने का जो काम चल रहा है, खनन इत्यादि के कारण मृदा का बहुत तेजी के साथ कटाव हो रहा है। अब कहीं कहीं पानी भी मृदा कटाव का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। पानी बहुत तेज बहता है तो पानी के साथ अपने अच्छी मिट्टी ऊपर का हिस्सा बहा ले जाती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी प्यारे बच्चों अपरदन होता है। और जो मृदा अपरदन है बच्चों, उस अपरदन को हम रोक भी सकते हैं कुछ अच्छे काम करके, जैसे अतिचारण को रोक दिया जाए, ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए, बहुत तेज हवा बहाव वाले क्षेत्रों में हम एक लाइन में वृक्षारोपण कर सकते हैं। जहां पानी का अधिक तेज बहाव है या बांध या नालिकाएं बना सकते हैं। इस तरह से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज ही आपका पहला चैप्टर पूरा हुआ। क्वेश्चन आंसर भी अगले उसमें वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।